नमस्कार। कभी सोचा है कि जेब में रखा हुआ नोट या बैंक खाते में जो नंबर दिखता है वो असल में है क्या? ये सिर्फ कागज का टुकड़ा या कोई डेटा नहीं है। नहीं, ये तो हजारों साल पुराने एक सफर की कहानी है। तो आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि हम चीजों की अदला बदली से लेकर आज की इस मॉडर्न डिजिटल दुनिया तक आखिर पहुंचे कैसे। तो हमारा ये सफर 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले हम चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां पैसा था ही नहीं। फिर देखेंगे कि इस मुश्किल को सुलझाने के लिए पैसा आखिर बना कैसे। इसके बाद हम बैंकों के उस जादू को समझेंगे जिससे वो पैसा बनाते हैं। फिर ये भी जानेंगे कि इस इतने ताकतवर सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है। और आखिर में हम ये पता लगाएंगे कि किसी भी देश में कुल कितना पैसा है, इसे गिना कैसे जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक टाइम मशीन में बैठते हैं। हमारा पहला स्टॉप एक ऐसी दुनिया जहां ना सिक्के हैं, ना नोट और ना ही कोई डिजिटल पेमेंट, कुछ भी नहीं। देखिए, इस दुनिया की परेशानियों को समझे बिना हम पैसे की असली कीमत कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो सोचकर देखिए, बिना कैश के कोई व्यापार कैसे करेगा? मान लीजिए कि किसान है और उसे जूते चाहिए, लेकिन पैसे तो है नहीं, तो वो क्या करेगा? बस यहीं से शुरुआत होती है बार्टर सिस्टम की, यानी वस्तु विनिमय की। एक सामान के बदले दूसरा सामान। अब सुनने में ये बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती थी जिसे कहते हैं चाहतों का दोहरा संयोग। इसका मतलब किसी को सिर्फ ऐसा इंसान नहीं ढूंढना था जिसके पास जरूरत का सामान हो, बल्कि ये भी देखना था कि उस इंसान को बदले में वही चाहिए हो जो अपने पास है। कितना मुश्किल है। और जरा सोचिए, अगर किसी को सिर्फ एक जोड़ी जूते चाहिए तो क्या वो उसके लिए अपनी आधी भैंस काट कर दे देगा? नहीं ना। या फिर मेहनत की कमाई को सब्जियों के रूप में कैसे जमा करके रखा जाए जो कुछ ही दिनों में सड़ जाएंगी? तो ये सिस्टम सच कहूं तो बहुत ही अव्यवस्थित और मुश्किल था। और फिर इस पूरे सिरदर्द का एक कह सकते हैं एक क्रांतिकारी समाधान खोजा गया। एक ऐसा आविष्कार जिसने इंसानी सभ्यता का नक्शा ही बदल कर रख दिया। पैसा। ये सिर्फ लेन देन का एक जरिया नहीं था। नहीं, ये व्यापार में क्रांति लाने वाला एक आइडिया था। तो आखिर ये पैसा है क्या भला? देखिए, असल में पैसा कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिससे समाज में हर कोई कीमती मानने को तैयार हो जाए। ये सिर्फ कोई धातु या कागज नहीं है, ये एक सोशल एग्रीमेंट है, एक भरोसा है। इसकी असली ताकत इसकी आम स्वीकृति में है। मतलब इस विश्वास में कि अगर आज कोई इसे स्वीकार करता है तो कल कोई और भी इसे जरूर स्वीकार कर लेगा। तो पैसे ने आते ही दो सबसे बड़ी समस्याओं को जड़ से खत्म कर दिया। पहला, ये विनिमय का माध्यम बना। अब सही खरीदार ढूंढने की जरूरत ही नहीं रही। और दूसरा, ये मूल्य का मापक बना। अब हर चीज की एक तय कीमत थी, जिससे व्यापार में हिसाब किताब बेहद आसान हो गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अरे नहीं, पैसे ने हमें भविष्य के लिए बचत करने यानी सेविंग्स करने की सहूलियत दी। इसी ने उधार और लोन जैसी चीजों को जन्म दिया जो आज की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। और हां, इसने दौलत को एक जगह से दूसरी जगह भेजना भी बहुत आसान बना दिया। इन्हीं सब खूबियों ने मिलकर हमारी आज की आधुनिक आर्थिक दुनिया की नींव रखी। अच्छा, अब हमारी कहानी के अगले पड़ाव पर आते हैं, जहां बैंकों का आगमन होता है। और यहां से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बैंक सिर्फ पैसा रखते नहीं हैं, वो पैसा बनाते भी हैं। जी हां, चलिए देखते हैं कि ये मनी मल्टीप्लायर मशीन आखिर काम कैसे करती है। तो सबसे पहले कमर्शियल बैंकों का एकदम बेसिक काम समझ लेते हैं। ये बैंक हम जैसे आम लोगों से पैसा डिपॉजिट के तौर पर लेते हैं और फिर उसी पैसे को उन लोगों को उधार दे देते हैं जिन्हें उसकी जरूरत होती है। तो एक तरह से ये फाइनेंशियल बिचौलिए यानी मिडलमैन है। तो यहां से असली खेल शुरू होता है। मान लीजिए किसी ने बैंक में 1,000 रुपए जमा किए। अब बैंक उसे तिजोरी में बंद करके नहीं रखता। कानून के हिसाब से वो इसका एक छोटा सा हिस्सा, मान लेते हैं 10% यानी 100 रुपए, रिजर्व में रखता है और बाकी के 900 रुपए किसी को लोन पर दे देता है। अब जिसको लोन मिला, जाहिर है वो उन पैसों को खर्च करेगा और वो पैसा घूम फिर कर वापस बैंकिंग सिस्टम में ही आ जाएगा। फिर कोई दूसरा बैंक उस 900 रुपए में से 90 रुपए रखकर 810 का लोन दे देगा और ये साइकिल बस ये चलती ही रहती है। और इस घूमते हुए चक्र का नतीजा यह है कि वो सिर्फ 1,000 रुपए का डिपॉजिट 10% रिजर्व के साथ इकोनॉमी में 10,000 रुपए तक का पैसा बना सकता है। जी हां, 10 गुना। ये कोई जादू नहीं है, ये मॉडर्न बैंकिंग का सबसे पावरफुल सिद्धांत है, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट।
अब क्रेडिट बनाने की ये जो ज़बरदस्त मशीन है, अगर इसे बिना किसी कंट्रोल के चलने दिया जाए तो ये बहुत जोखिम भरी हो सकती है। और बस यहीं पर तस्वीर में एंट्री होती है सिस्टम के ग्रैंड कंट्रोलर की, यानी देश का सेंट्रल बैंक। जैसे भारत में है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। तो सवाल ये है कि इस ताकतवर मशीन को कौन संभालता है? जवाब है सेंट्रल बैंक। और इसका मिशन सिर्फ एक है, इकोनॉमी की गाड़ी को संतुलित रखना। जैसा कि इस कथन में भी कहा गया है, इसका सबसे जरूरी काम है पैसे की सप्लाई पर कंट्रोल रखना, ताकि ये गाड़ी ना तो बेकाबू होकर महंगाई की खाई में गिर जाए और ना ही सुस्त होकर मंदी में फंस जाए। एक परफेक्ट बैलेंस। अब ये काम करने के लिए सेंट्रल बैंक के पास दो तरह के औजार यानी टूल्स होते हैं। एक होते हैं क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक उपकरण। ये पूरी इकोनॉमी में पैसे की कुल सप्लाई पर असर डालते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे नल को चालू या बंद करना। और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव या गुणात्मक उपकरण। ये पैसे के बहाव को कुछ खास सेक्टर्स की तरफ मोड़ते हैं, जैसे पानी को किसी खास पाइपलाइन में भेजना। चलिए इनके एक सबसे बड़े हथियार को समझते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब मान लीजिए कि बाजार में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है और चीज़ें महंगी हो रही हैं, मतलब इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ रही है। तब सेंट्रल बैंक क्या करेगा? वो सरकारी बॉन्ड्स बेचना शुरू कर देगा। अब जब कमर्शियल बैंक्स और आम लोग ये बॉन्ड्स खरीदते हैं तो उनका पैसा सिस्टम से खिंचकर सेंट्रल बैंक के पास चला जाता है और नतीजा, बाजार में पैसा कम होता है और महंगाई पर लगाम लगती है। और इसका ठीक उल्टा भी होता है। जब इकोनॉमी सुस्त पड़ जाती है तब सेंट्रल बैंक लोगों और बैंकों से यही बॉन्ड यानी प्रतिभूतियां खरीदना शुरू कर देता है। ऐसा करने से वो सिस्टम में नया पैसा डालता है। इससे लोन लेना सस्ता हो जाता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक बूस्ट मिलता है। ये एक बहुत ही पावरफुल बैलेंसिंग एक्ट है। अब हम अपनी कहानी के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहां हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री इकोनॉमी में घूम रहे पैसे की कुल मात्रा को आखिर मापते कैसे हैं। क्योंकि एक सीधा सा नियम है, जिसे मापा नहीं जा सकता उसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। तो पैसे को मापने का जो पहला पैमाना है उसे कहते हैं M1 या नैरो मनी। इसमें वो सारा पैसा आता है जो तुरंत खर्च के लिए रेडी है, जैसे कि लोगों की जेब में रखी नकदी या फिर उनके सेविंग्स अकाउंट का पैसा। इसे सबसे लिक्विड माना जाता है क्योंकि इसे खर्च करने में जरा भी देर नहीं लगती। इसके बाद आता है M3, जिसे ब्रॉड मनी भी कहते हैं। ये एक ज्यादा बड़ी तस्वीर दिखाता है। इसमें M1 वाला सारा पैसा तो शामिल है ही, साथ में लोगों की फिक्स डिपॉजिट यानी FD जैसी चीजें भी जुड़ जाती हैं। अब ये पैसा उतना लिक्विड नहीं है, मतलब इसे तुरंत खर्च नहीं किया जा सकता, पर है तो ये भी पैसा ही। तो अगर इसे संक्षेप में समझें तो M1 वो पैसा है जो अभी इसी वक्त खर्च के लिए तैयार है, एकदम लिक्विड। और M3 एक बड़ी तस्वीर देता है जिसमें M1 के साथ साथ बैंकों में रखी टाइम डिपॉजिट्स भी शामिल हैं। और सेंट्रल बैंक इकोनॉमी की सेहत को समझने के लिए इन दोनों ही मापों पर बराबर नजर रखता है। तो बार्टर सिस्टम से शुरू करके डिजिटल बैंकिंग तक का ये एक लंबा सफर हमने तय कर लिया। लेकिन पैसे की कहानी यहां खत्म नहीं होती। सवाल यह है कि भविष्य हमें कहां ले जा रहा है। जब पैसा पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा, जब वो सिर्फ कंप्यूटर कोड की कुछ लाइनें बनकर रह जाएगा, तब इस पूरे सिस्टम का ग्रांड कंट्रोलर कौन होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए इकोनॉमिक्स की परिभाषा ही बदल दे।